बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। अब प्रॉब्लम फर्दर जाने से पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी सेल होने वाली चीज़ों की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कैसे कैलकुलेट करते हैं और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में कैसे कैलकुलेट करते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैलकुलेट करते हैं इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर से, क्योंकि ये वहाँ पे गिवन होती है। ये मैं बुक से आपको दिखा भी देता। तो ये देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम क्या करते हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैलकुलेट कर लेते हैं इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर से, लेकिन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। और वो फार्मूला ये है। अभी हम उस फार्मूला को देखते हैं। उससे पहले हम एक जर्नल से एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सुबह आपके पास 100 रुपीज़ थे, उसके बाद आपको 500 रुपीज़ और मिले, तो आपके पास टोटल हो गया 600। उस 600 के बाद आपके पास एंड पे शाम को सिर्फ 50 रुपीज़ रह गए। तो इसका मतलब आपने जो पैसे यूज़ किए हैं वो किए हैं 550। अब इसको अगर हम इक्वेशन फॉर्म में या न्यूमेरिकल फॉर्म में या अकाउंटिंग की लैंग्वेज में लिखें तो मैं ये कहूँगा कि ये कैश का आपके पास था ओपनिंग बैलेंस, ऐड किया आपने जितना कैश रिसीव किया। ओपनिंग बैलेंस 100 था, कैश रिसीव किया 500, तो आपके पास अवेलेबल फॉर यूज़ कितना आ गया 600। उसमें से आप लेस कर देंगे एंडिंग बैलेंस कैश का या क्लोजिंग बैलेंस। तो कैश जो यूज़ किया आपने वो आपके पास आ गया 550। तो इसी फार्मूला की मदद से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। यानी हम लिखेंगे इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस, उसके अंदर ऐड करेंगे जितनी आपने इन्वेंट्री परचेज़ की है, तो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसमें से लेस कर देंगे इन्वेंट्री एट द एंड, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब भी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के तहत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है, इस फार्मूला से ही आपने कैलकुलेट करना है। माउंटेन मैबल इज़ अ स्मॉल जनरल स्टोर लोकेटेड जस्ट outside of Yellowstone National Park. The store uses a periodic inventory system. Every inventory first, Mabel and her husband close the store and take a complete physical inventory while watching the rose parade on television. Last year the inventory amount 1700. This year is total 2800. जो लास्ट ईयर के एंड पे क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो इस साल के शुरू में ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी, और इस साल की जो 2800 है ये क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। ड्यूरिंग द करंट ईयर द बिजनेस रिकॉर्डेड सेल 105,000 एंड परचेज 31,000। A. Complete the cost of goods sold for the current year. B. Explain why a small business such as this might use the periodic inventory system. C. Explain some of the disadvantage of periodic inventory system to large business such as Sears store. तो आपने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, आपने कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सबसे पहले आप बिगनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे जो 1700 है, उसके अंदर ऐड करेंगे परचेज 31,000 की, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा 32,700। उसमें से लेस कर देंगे इन्वेंट्री एंडिंग, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये थी आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। बी रिक्वायरमेंट में वो कहता है कि एक स्मॉल बिजनेस जो है वो क्यों पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करता है। तो उसकी सबसे पहली रीज़न ये है कि जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन नहीं होती, उनके ऊपर कोई कानून ऑफिस नहीं होता कि ये स्टेटमेंट भी बनाएं, ये स्टेटमेंट भी बनाएं, ये स्टेटमेंट भी बनाएं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो छोटे स्टोर होते हैं उनकी मैनेजमेंट जो है वो वही ऑनर होते हैं और वही मैनेज कर रहे होते हैं, तो वो ख़ुद भी स्टोर में सुबह दोपहर शाम डेली बेसिस पे चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इसलिए वो सारी इन्वेंट्री उनके सामने होती है, जिस वजह से उनको कोई परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के लिए स्पेशल इन्वेंट्री लेजर कार्ड की या इन्वेंट्री सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड वन था पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के डिसएडवांटेज क्या है लार्ज स्केल बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले ये है कि लैक ऑफ रियल टाइम इंफॉर्मेशन।
रियल टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि लार्ज स्केल बिजनेस में टाइम टू टाइम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आप सारा साल गुजरने के बाद साल एंड पे जाके सिर्फ इन्वेंट्री फिजिकली काउंट करते हैं। दूसरा है इनएक्यूरेसी इन इन्वेंट्री कंट्रोल। आपका जो इन्वेंट्री कंट्रोल है वो इनएक्यूरेट होता है, एक्यूरेट नहीं है। साल एंड पे जाके आपने देखना है सारा साल आपके स्टोर लेजर स्टोर में क्या होता रहा है, आपको कोई आइडिया नहीं है। नंबर 3, लिमिटेड डिसीजन मेकिंग डाटा। आपको जो डिसीजन मेकिंग डाटा है वो बिल्कुल लिमिट हो जाता है, कम हो जाता है बिल्कुल। आपको साल एंड पे जाके जो डाटा मिलता है उसी के ऊपर आप डिसीजन लेते हैं। नंबर 4, टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबर इंटेंसिव। जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है फिर आपको बहुत सारे लोगों को लगा के फिजिकली काउंट करवाना पड़ता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेबर इंटेंसिव भी है, लेबर को आपको पैसे भी पे करने पड़ते हैं। ठीक है जी। फिर आपको कौन सी इन्वेंट्री ज़्यादा सेल हुई है, कौन सी इन्वेंट्री कम सेल हुई है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके रीज़न क्या थे, प्रॉब्लम क्या थे, आपको डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि पूरा साल गुजरने के बाद आप एंड पे जाके देखते हैं और फिर आपको आइडिया होता है, क्योंकि आपने प्लान करना होता है। लिमिटेड फ्रॉड डिडक्शन। अगर आपकी कोई इन्वेंट्री चोरी हो रही थी, श्रिंकेज हो रही थी, तो आप फ्रॉड डिडक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप साथ साथ रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। और ऑडिट के दरमियान और ऑडिट के लिए अगर आपने ऑडिट करवाना है तो उसके लिए चैलेंज होता है, क्योंकि ऑडिट वाले कभी भी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को प्रेफर नहीं करते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।